हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, एक बहुत ही लंबी वीडियो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए, और इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हैं, अति लघुतरात्मक भी हैं, लघुतरात्मक भी हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी हैं। बीच बीच में आपको ऐसे मिलते रहेंगे, कभी बीच में आपको निबंधात्मक मिल गए तो कभी बीच में आपको अति लघुतरात्मक मिलेंगे। रिक्त स्थान वाले भी कहीं कहीं बीच में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही लंबी वीडियो रहेगा, आप कंप्लीट इसे देखिएगा, आपका कंप्लीट रिविजन जो है वो एग्जाम से पहले हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले रिक्त स्थान वाले कुछ प्रश्न। हो सकता है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आते हो, लेकिन कुछ नए भी हो सकते हैं और आपकी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अति लघुतरात्मक में भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसी को, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। दूसरा है, संविधान में रिक्त स्थान अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को रिक्त स्थान का अधिकार दिया गया है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और किसी अधिकारों की गारंटी नहीं दी गई है, केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और साथ ही साथ हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तीसरा, दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण में सन इतने में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण महाराष्ट्र में 1972 में हुआ था। राइट आंसर आएगा 1972। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको लिखना है कि कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, बीएसपी के संस्थापक। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में की पत्तियां हैं जो कि का संकेत करती हैं रिक्त स्थान। तो इसमें जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है, जैतून की पत्तियां हैं और ये विश्व शांति का संकेत करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की जनता को जवाहरलाल नेहरू ने संसद की एक विशेष सत्र में संबोधित किया था। जब देश आज़ाद हुआ था तो 14-15 अगस्त की रात्रि को नेहरू जी ने देश को संबोधित किया था। उनका ये प्रसिद्ध भाषण के नाम से जाना जाता है। तो इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इंग्लिश में इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं चिर प्रतीक्षित भाग्यवधु से भेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, देश ने आज़ादी के बाद का मॉडल अपनाया। तो देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास, है ना, प्लान्ड डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो अपनाया था। 1978 में बामसेफ का गठन हुआ था। बामसेफ का गठन कब हुआ था? तो बामसेफ का गठन जो है 1978 में हुआ था। 9वां प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा जब गिराया गया उस समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में उस समय कल्याण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री थे। 10वां प्रश्न है, सन 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और मोदी जी जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो आपको लिखना है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूंजीवादी दुनिया यानी अमेरिका और उसके सहयोगी देश, और समाजवादी दुनिया यानी सोवियत संघ और उसके सहयोगी पार्टियां। नेक्स्ट है, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो उस समय द्विराष्ट्र सिद्धांत ने काम किया था, 2 राष्ट्र, है ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और अब योजना आयोग के स्थान पर नया एक आयोग, नीति आयोग का गठन जो वो बीजेपी सरकार ने किया है। 14वां प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के कौन सी पार्टी बनाई? तो इन्होंने जो है भारतीय लोकदल नामक पार्टी का गठन किया था चौधरी चरण सिंह ने। 15वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से है? तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है और इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया था। महिलाओं ने भी इसमें विशेष रूप से भाग लिया था। पेड़ों से चिपक जाते थे ये लोग काटने से पहले। नेक्स्ट है, नामदेव ढसाल कौन थे? तो नामदेव ढसाल जो है ये मराठी के प्रसिद्ध कवि थे।
अगला प्रश्न है, भारत में गठबंधन की राजनीति कौन से दशक में शुरू हुई? तो लिखना है आपको कि 1990 के दशक में भारत में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। एक्चुअली गठबंधन की स्थिति तब बनती है जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी पार्टियों से सहयोग लेना पड़ता है और उनके साथ में गठबंधन की सरकार जो है वो बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया और ये मंडल आयोग जो है ये रिजर्वेशन, अन्य पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के 2 उपाय बताइए। तो विश्व की साझी जो विरासत है उसकी रक्षा के 2 उपाय हैं। पहला तो है सीमित प्रयोग, विश्व की साझी विरासतों का सीमित प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा है जागरूकता पैदा करना। तो ये विश्व की जो साझी विरासत है ना, साझी का मतलब सबकी एक साथ, तो इसकी रक्षा के लिए हमें एक तो क्या करना है कि इसके प्रयोग को कम से कम हमें इसका प्रयोग करना है, और दूसरा है लोगों में जागरूकता पैदा करना। विश्व की साझी विरासतों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न है, भारत के पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। क्योंकि पहले जो 3 चुनाव होते, चौथे चुनाव में तो कांग्रेस की काफ़ी सीटें कम हो गई थी, लेकिन प्रथम जो 3 चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को स्पष्ट और भारी बहुमत मिला था। क्या कारण थे उसके? तो आप लिखेंगे कि प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण थे। पहला तो था राष्ट्रीय संघर्ष में कांग्रेसी नेताओं का जनता में अधिक लोकप्रिय होना। देश की आज़ादी में और काफ़ी समय से, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के 1947 तक कांग्रेस ने ही देश का एक प्रकार से कह सकते हैं कि नेतृत्व किया था, और जितने भी बड़े नेता थे वो सब इस एक ही पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये लोगों में एक भाव था कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन में केवल इसी पार्टी ने जो है वो सहयोग दिया है। और दूसरा ये था कि कांग्रेस के पास ही राष्ट्र के कोने कोने और ग्रामीण स्तर तक संगठित होना, तो एक ही पार्टी थी और पूरी तरह से पूरे देश में संगठित थी, तो इस प्रकार स्पष्ट बहुमत जो वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। नेक्स्ट है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग मूलतः पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी क्यों थे? पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ के लोग पश्चिमी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसके विरोधी क्यों थे? तो आपको लिखना है कि पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था। तो 2 कारण थे कि वहाँ पर जो है जो पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ से सरकार जो है वहाँ पर संचालित होती थी, ये लोग उन्हें दबाने का प्रयास करते थे, उर्दू भाषा उन पर थोपने का प्रयास करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा ज़्यादा था और पूर्वी पाकिस्तान की जो यहाँ की भाषा थी, संस्कृति थी बंगाली, इसको भी नष्ट करने का प्रयास हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 22वां, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन कैसे होता है? आप लिखेंगे कि विश्व की साझी विरासत से आशय, पहले तो होता क्या है, विश्व की साझी विरासत है क्या? तो लिखना है कि विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय या फिर किसी एक देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। ठीक है ना? तो किसी एक का अधिकार, उस पर एक अधिकार नहीं होता है। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझी तौर पर, यानी सब मिलकर के, है ना, साझी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। उन्हें विश्व की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें जैसे पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें, क्योंकि वायुमंडल पर किसी एक राष्ट्र, समुदाय, देश का अधिकार नहीं है। अंटार्कटिका और साथ ही साथ जो समुद्री सतह है, इसके अलावा बाहरी अंतरिक्ष जो है वो शामिल है। तो ये है विश्व की साझी विरासत के कुछ उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, विश्व की साझी विरासत का दोहन। विश्व की साझी विरासत का दोहन औद्योगिकरण, यातायात, बढ़ते वैश्विक व्यापार के रूप में किया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? आप लिखेंगे कि पारंपरिक सुरक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम होना चाहिए। ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा में होता क्या है कि कम से कम हिंसा होनी नहीं चाहिए, पर अगर होती भी है तो कम से कम हो, और युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों का इससे संबंध है। यह न्याय, युद्ध की परंपरा का विस्तार, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न,
आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है? आंतरिक रूप से विस्थापित यानी किसी देश के भीतर ही लोग जो विस्थापित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, उसको समझाना है। तो आप लिखेंगे कि जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न या फिर जातीय हिंसा आदि किसी भी कारण से अपना घर बार छोड़ करके अपने ही देश या राष्ट्र की सीमा के भीतर रह रहे हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। इसमें एक और कारण हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, कहीं पर अगर ज़्यादा अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, या फिर कहीं पर भूकंप की स्थिति बन गई, कहीं पर अगर बांध निर्माण कर दिया गया, तो वहाँ से लोग विस्थापित होते हैं देश के ही भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है, विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित, ये जो वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जातीय हिंसा जो हुई थी, तो ये भी एक प्रकार से एक उदाहरण है, ये जो आंतरिक विस्थापन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? हमने अभी देखा, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, किसी भी एक जाति, समुदाय, संप्रदाय, देश, राष्ट्र के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझी तौर पर किया जाता है, सबकी भलाई के लिए किया जाता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं करेगा। इन्हीं को विश्व की साझी विरासत कहा जाता है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, आपके मतानुसार एकल पार्टी प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है? एकल पार्टी प्रभुत्व यानी एक पार्टी का प्रभुत्व, भारत में इस स्थिति का कालखंड बताइए, मतलब किस समय तक भारत की राजनीति में एकल पार्टी प्रभुत्व रहा था। आप लिखेंगे कि एकल पार्टी प्रभुत्व से आशय है राजनीतिक व्यवस्था पर अन्य दलों के होते हुए भी किसी एक दल का वर्चस्व स्थापित होना। कुछ दल तो होते हैं लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं होता है, किसी एक ही पार्टी का जो है वो देश भर में प्रभाव होता है। जैसे भारत में 1952, क्योंकि 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे इसलिए 1952 लिखेंगे, से लेकर के 1967 तक जो चौथा आम चुनाव हुआ था, तब ये जो कालखंड है कि कालखंड में कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा था और 1967 में चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे फिर कमजोर होनी शुरू हो चुकी थी। अगला है 27वां प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा क्यों दी थी? सराय का मतलब होता है ना, जैसे होटल होता है, सराय जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं, क्यों दी अंबेडकर साहब ने कांग्रेस को एक सराय की संज्ञा? लिखेंगे आप इसमें कि डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय कहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा समाज के सभी लोगों के लिए खुले थे। द्वार जो है ना, कांग्रेस में सभी लोग शामिल होते थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस पार्टी के द्वार मित्रों, दुश्मनों, चालाक व्यक्तियों, मूल तथा यहाँ तक कि संप्रदायवादियों के लिए भी खुले हुए थे। एक्चुअली एक ही पार्टी थी उस समय और सभी लोग इसी पार्टी से जुड़ते थे, तो इसीलिए अंबेडकर साहब ने इसे एक सराय के रूप में संबोधित किया है। 28वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं, पहला तो यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की समस्त आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं। ठीक है, सरकार की जितनी भी आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो शामिल की जाती हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक असमानताओं को कम करके आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास करता है। यहाँ पर पूंजीवाद को समर्थन नहीं मिलता है, बल्कि सरकार जो है इन आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है और एक प्रकार से असमानता को पाटने का प्रयास होता है, समानता स्थापित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, पीसी महलनोबिस कौन थे? तो आप लिखेंगे कि पीसी महलनोबिस अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात एक सांख्यिकीविद थे, है ना। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं वो सांख्यिकीविद कहलाते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले। इन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी और वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे, है ना। तो ये जो पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू हुई थी, उसमें से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी सारा का सारा काम ये किया था, इनके मॉडल पर आधारित थी और तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक जो है वो ये रहे थे। नेक्स्ट है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद में अस्तित्व में आया था।
कुछ छोटे प्रश्न अब आए हैं। दक्षिण के देशों ने साफ्टा पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो दक्षिण के जो देश हैं इन्होंने साफ्टा जो मुक्त व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार क्षेत्रीय समझौता है, उस पर सन 2004 में हस्ताक्षर किए थे और ये जो 2006 से लागू हुआ। आपकी राय में सोवियत संघ के विघटन के दो प्रमुख कारण क्या थे? तो सोवियत संघ काफ़ी प्रभावशाली, एक प्रकार से कह सकते हैं कि विश्व की दो ध्रुवीय व्यवस्था थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, उसमें एक ध्रुव था, लेकिन अंततः जो है 1991-90 के बाद आते आते 91 में इसका विघटन हो गया। तो क्या कारण थे इसके विघटन के? लिखेंगे आप, हमारी राय में सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण था उसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। धीरे धीरे वहाँ की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई, आर्थिक जो ढांचे थे वो कमजोर होते गए। और इसके विघटन का दूसरा तथा तात्कालिक कारण था विभिन्न गणराज्यों यथा बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया आदि में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार। तो इस जो गणराज्य थे इन्होंने अपने आप को, जैसे ही इनमें राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, इन्होंने अपने आप को रूस से अलग करने का प्रयास किया और अंततः रूस का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल रूप से नहीं चल पा रहा है, क्या कठिनाइयां हैं? तो आप लिखेंगे कि पाकिस्तान निम्नलिखित कठिनाइयों के कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लगातार स्थापित नहीं रख सका। पहला है सैनिक तानाशाही। पाकिस्तान में सदैव ही सेना का प्रभुत्व रहा है, अभी भी सेना का ही प्रभुत्व है। और आप देख ही रहे हैं वहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पहले ड्रामा हुआ है जहाँ पर जो है सरकार को, जो सरकार थी उसको गिरा करके और एक नई सरकार की स्थापना हुई है। यहाँ पर सेना का पूरी तरह से दबदबा रहता है। वहाँ सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की हैं। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा और किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया। और कई बार तो सेना खुद जो है जो सरकार होती है, निर्वाचित जो सरकार होती है, उसका तख्ता पलट तक कर देती है, हुआ ऐसा कई बार। दूसरा पॉइंट लिखना है कि लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। तो इन लोगों ने क्या किया, आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अपना दबदबा कायम करने के लिए पाकिस्तान का जो सैनिक शासन व्यवस्था है वहाँ की, उनको बढ़ावा दिया इन्होंने और अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है धर्म गुरुओं एवं अभिजन का प्रभाव। पाकिस्तानी समाज में भूस्वामी, अभिजनों और धर्म गुरुओं का काफ़ी प्रभाव रहा है। ये लोग सेना के शासन के पक्षधर रहे हैं। 34वां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया? आप लिखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध निम्नलिखित कारणों से किया। पहला था, बांध निर्माण से प्राकृतिक नदियों एवं पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी चीज़ है पर्यावरण है ना, प्राकृतिक नदियाँ जो है वो रुक जाती है, नदियाँ और उनको रोक दिया जाता है, तभी तो बांध का निर्माण होगा। पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। और जिस क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं वहाँ रह रहे गरीबों के घर बार, उनकी खेती योग्य भूमि, वर्षों से चले आ रहे कुटीर उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो जैसे जैसे पानी का भराव होगा, ये लोगों को यहाँ से अपना क्षेत्र, अपना गांव, अपना घर बार, जमीन सब कुछ छोड़ करके विस्थापित होना पड़ता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मामला उठाया जा रहा था। चौथा पॉइंट है, परियोजना पर किए जाने वाले व्यय में हेराफेरी के दोषों को उजागर करना भी परियोजना विरोधी स्वयं सेवकों का उद्देश्य था। पांचवा पॉइंट लिखना है कि आंदोलनकर्ता प्रभावित लोगों की आजीविका और उनकी संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण को बचाना चाहते थे। वे जल, जंगल और जमीन पर प्रभावित लोगों का नियंत्रण या उन्हें उचित मुआवजा और उनका पुनर्वास चाहते थे। 35वां प्रश्न है, रजवाड़ों के शासक रिक्तिस्तान पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होते थे। तो वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थी, वो भारत में शामिल होती गई।
नेक्स्ट है अंधेरे की पदयात्रा से संकेत की ओर किया गया है। किस ओर संकेत किया गया है? तो अंधेरे की पदयात्रा से दलित समुदाय की ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां, मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। अति लघुतरात्मक प्रश्न, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सोवियत संघ ने 1955 में नाटो देशों के मुकाबले के लिए वार्सा संधि का गठन किया था। यूगोस्लाविया में एकता कायम करने वाले नेता कौन थे? तो जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया में एकता स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण नेता थे। 40वां प्रश्न है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? लिखेंगे आप जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी हुए। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव जो है ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और सोवियत संघ का विघटन जो है उसके लिए इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है। अगला प्रश्न है 42वां, स्वतंत्रता के बाद दक्षिण एशिया के किन दो देशों में आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है? तो तब से लेकर के आज तक भारत और श्रीलंका ये दो ऐसे देश हैं जहां पर प्रजातंत्र जो है वो कायम है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किस सन में हुआ था? तो सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन बम्बई प्रांत से हुआ था और दोनों को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। 44वां प्रश्न है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था की स्थापना की है? तो भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर जो नवीन एक आयोग बनाया है उसे नीति आयोग नाम दिया गया है, नीति आयोग की स्थापना की है। अगला प्रश्न है 45वां, भारत में अर्थव्यवस्था के कौन से स्वरूप को स्वीकार किया गया है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। पूंजीवादी और समाजवादी या साम्यवादी दोनों का मिलाजुला रूप भारत में जो है वो अपनाया गया है। 46वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार कौन थे? तो लिट्टे जो है ना, श्रीलंका से जुड़ा हुआ लिट्टे जो तमिल संगठन है, ये राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। 48वां प्रश्न है, पांचवी लोकसभा चुनाव 1971 में जो हुए थे में कांग्रेस की जीत के दो कारण बताइए। तो पहला तो यह है कि 1971 में पांचवी लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व था और इस जीत का दूसरा महत्वपूर्ण कारण इनके द्वारा की गई समाजवादी नीति संबंधी पहल एवं गरीबी हटाओ का नारा था। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? तो आप लिखेंगे कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों के विकास, सैन्य साजो सामान के निर्माण और पूर्वी यूरोप के देशों पर लगाया। इसलिए इसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, फलतः इसकी अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया था। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न, महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप क्यों नहीं ले सका? मतलब इतना गहरी प्रतिद्वंदिता थी, एक दूसरे के खिलाफ भड़कीले भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्ट युद्ध क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण था कि शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी कार्य कर रही थी कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उसमें विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। इसलिए कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। नेक्स्ट है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको लिखना है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में अगस्त 1963 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देशों में मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्या है? उसका उत्तर लिखेंगे कि दक्षिण एशिया के देशों में प्रमुख समस्या है निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे में होने वाले झगड़े, सीमा और नदी जल बंटवारे से संबंधित विवाद दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की परंपरागत और गैर परंपरागत धारणाओं में क्या अंतर है?
तो आपको लिखना है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सिर्फ भूखंड तथा उसमें रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करना और सशस्त्र सैन्य हमलों को रोकना है, जबकि ये जो परंपरागत और अपरंपरागत की, ठीक है, तो ये परंपरागत की धारणा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपरोध नीति क्या है? अपरोध का क्या तात्पर्य है? डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, अपरोध से क्या तात्पर्य है? तो आप लिखेंगे कि युद्ध की आशंका को रोकने की सुरक्षा नीति को अपरोध नीति कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत दिए जाते हैं ताकि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से रुक जाए, तो इसे अपरोध कहते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा कि युद्ध की आशंका को रोकने के लिए, अगर मान लो लगता हो कि युद्ध हो सकता है, तो इस आशंका को रोकने के लिए सुरक्षा नीति को अपरोध नीति कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत दिए जाते हैं, मतलब एक पक्ष दूसरे को डराता है कि अगर युद्ध हुआ, अगर ऐसा हुआ, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो नुकसान इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूं करके सामने वाली पार्टी को डरा दिया जाता है ताकि दूसरा पक्ष हमला ही नहीं करे। इसे अपरोक्ष नीति कहते हैं, अपरोध नीति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में आप क्या जानते हैं? लिखेंगे आप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य थे। वे हिंदू महासभा के महत्वपूर्ण नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वे कश्मीर को स्वायत्तता देने के विरुद्ध थे। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 1953 में हिरासत में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को यहीं तक रिकॉर्ड करूं और बाकी के जो प्रश्न है, काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा, बाकी जो प्रश्न है वो आपको जस्ट थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।